गुड मॉर्निंग बच्चों। जो लास्ट वीडियो मैंने आपको भेजा है उसमें मैंने आपको कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या उसकी एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स का पूरा डिस्क्रिप्शन वो सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो है वो है कम्युनिकेशन में जो फीडबैक है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, फीडबैक क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ आज। तो फीडबैक जो है वो संचार के उस प्रवाह का तरीका है जो श्रोता से संचारक को प्राप्त होता है, ठीक है, मतलब श्रोता से संचारक को। अभी तक देखो जो भी हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने ये कहा था कि ये जाता है हमेशा संचारक से श्रोता की तरफ, ठीक है, लेकिन ये जो फीडबैक होता है वही एक ऐसी चीज़ है जो श्रोता से संचारक की तरफ जाता है, मतलब उल्टा चलता है, ठीक है। तो इसमें ये नवीन संदेश, तथ्य, विचार, उपकरण आदि की प्राप्त करती या श्रोता द्वारा स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के रूप में होता है। मतलब जो भी हम संचारक श्रोता को संदेश देता है या कोई विचार बताता है या उपकरण आदि के बारे में जानकारी देता है, तो उन सब जानकारियों का श्रोता स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है, वो संचारक को कैसे पता चलता है? फीडबैक के द्वारा पता चलता है। जैसे मान लो आपकी मैं क्लास लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं संचारक हूँ और आप श्रोता हो, आपकी मैं क्लास लेती हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कोई मैटर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आप जो मुझे फीडबैक दोगे तो उस फीडबैक के बेस पे मुझे पता चलेगा कि आपको चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही। अब आप फीडबैक कैसे देते हो, उसके भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि आपका टेस्ट ले लिया, है ना, ये भी एक फीडबैक का तरीका होता है। या फिर मैं आपको ये कह दूँ कि चलो मैंने ओरल ले लिया आपका, तो वो भी आपका एक फीडबैक का तरीका होता है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि आपको जो मैंने मैसेज दिया है वो मैसेज आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्राप्तकर्ता जो सुनता है, समझता है, अपनाता है, उसे ही संचारक तक पहुंचाता है, जिसे हम प्रतिपुष्टि कहते हैं, उसे ही हम फीडबैक कहते हैं। अब देखो प्रसार शिक्षा में प्रतिपुष्टि की क्या भूमिका होती है। प्रसार शिक्षा में प्रतिपुष्टि का अति महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे कदापि हम नकार नहीं सकते, ठीक है। अब देखो जो भी नवीन विचार होते हैं, तथ्य होते हैं, उपकरण होते हैं, कि जानकारी ही पर्याप्त नहीं होती, अपितु यह जानना भी आवश्यक है कि क्या उन्होंने इसको सुना, समझा या अपनाया, ठीक है। अब जैसे मान लो हम कोई नॉलेज किसी को देते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में किसी उपकरण के बारे में हम ग्रामीणों को बताते हैं, तो बता दिया वहीं तक हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। हमें ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जो जानकारी हमने उन्हें दी है वो जानकारी पर्याप्त है या नहीं है, वो उस जानकारी से संतुष्ट है या नहीं है, या वो जानकारी अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। यदि उन्होंने उसे स्वीकारा है तो उसे और भी अधिक प्रसारित करने की आवश्यकता होती है, परंतु यदि उन्होंने उसे नहीं स्वीकारा है तो उसमें आवश्यक सुधार करके फिर से ग्रामीण जनता तक पहुंचाना होता है। अगर लोगों ने उस चीज़ को अपना लिया है तो हमें क्या करना है, उसको आगे प्रसारित करना है। और उन्होंने उसे नहीं अपनाया है तो हमें क्या करना होता है कि उसमें और ज़्यादा सुधार करने होते हैं और सुधार करके ग्रामीण लोगों के पास उसको पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया संचार में प्रतिपुष्टि। अब प्रसार शिक्षा में प्रतिपुष्टि का क्या महत्व है। पहला है समझ बनाम ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग वर्सेस नॉलेज। एक संचारक नवीन तथ्य, उपकरणों की जानकारी जब ग्रामीणों को देता है तब यह ज़रूरी है कि इसे समझना चाहिए, ठीक है, और भाषा समझनी चाहिए, इसके फ़ायदे बताने चाहिए, इसका प्रयोग करना सिखाना चाहिए। केवल जानकारी देना ही काफ़ी नहीं होता है। मतलब जो भी हम ग्रामीणों को उन्हें चीज़ें बताना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि वो जो हम बता रहे हैं, उन्हें हम मैसेज दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, तभी हमारा जो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है वो सफल हो सकता है। दूसरा हमारा है स्वीकृति बनाम अस्वीकृति, एक्सेप्टेंस वर्सेस रिजेक्शन।
कोई भी व्यक्ति किसी भी नवीन विचार, तथ्य या उपकरण को स्वीकारने से पहले उस पर 100 बार सोचता है। जैसे आप भी अगर कोई छोटी सी भी चीज़ अपने लाइफ में लाना चाहते हो तो उसके बारे में 100 बार सोचते हो, भली भांति विचार करते हो। वह जब उसे अपने लिए उपयोगी समझता है, लाभप्रद मानता है, वह तभी उसे स्वीकार करता है। याद रखना बनाम भूल जाना, ठीक है, रिमेम्बरिंग वर्सेज फॉरगेटिंग। जब संचारक कोई नवीन बातें बताता है या नवीन तकनीकी जानकारी देता है, यदि वे चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं होती अथवा तुरंत ही उसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो 8-10 दिनों के बाद लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हम जो बातें मौखिक रूप से सुनते हैं वह जल्दी ही भूल जाते हैं। इसलिए जिन चीज़ों, यंत्र, उपकरणों को अपनाने के लिए जोर डाला जाए, उस वस्तु की उपलब्धता बाजार में कम कीमत पर होनी चाहिए। देखो, जो भी हम चीज़ें बताना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें चाहिए कि उसका उपयोग हम तुरंत ही ग्रामीण लोगों को करना सिखाएं। वो मार्केट में तुरंत ही वो चीज़ें कम पैसों पे उपलब्ध हो, ताकि मध्यम वर्ग या निम्न आय वर्ग के लोग भी उस चीज़ को आराम से अपने पास ले सके। हमें चाहिए कि वो चीज़ें हम तुरंत ही लोगों को उपलब्ध कराएं, क्योंकि जब हम चीज़ें उपलब्ध नहीं करवाते और उन्हें मौखिक रूप से जानकारी देते हैं तो वो थोड़े दिनों में उसे भूल जाते हैं, उसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में नहीं लेके आते हैं। तो हमें चाहिए कि जो भी चीज़ है वो तुरंत ही मतलब प्रैक्टिकली हो जाए। मानसिक बनाम शारीरिक क्रिया, मेंटल वर्सेस फिजिकल एक्शन। किसी भी नवीन तथ्य, उपकरण, यंत्र, तकनीकों को अपनाने से पहले श्रोता अपने विचारों को मानसिक रूप से बदलने के लिए तैयार होता है, तब उसे भौतिक रूप से अर्थात शारीरिक क्रिया के रूप में अपनाता है। व्यक्ति चाहे जिस किसी भी संदेश को प्राप्त करता है, उससे पहले वह उस संदेश के बारे में चिंतन मनन करता है, उस पर विचार करता है कि उससे कितना लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि लाभ का लोभ तो हर एक को ही रहता है। जब श्रोता प्राप्तकर्ता उसे अपने लिए उपयोगी पाता है, तब वह शारीरिक रूप से कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। इसलिए नेता तथा अभिनेता को इसलिए संचारक को चाहिए कि वह पहले लोगों की मानसिकता बदले। देखो, हम कोई भी आविष्कार या इनोवेशन अगर ग्रामीण लोगों के बीच में लाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उनके मानसिकता को बदलना होता है, उनकी मेंटलिटी को बदलना होता है। क्योंकि देखो, चेंजेज एक्सेप्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं, और आसानी से चेंजेज एक्सेप्ट किए भी नहीं जाते हैं। अगर हम चेंजेस लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ग्रामीण लोगों की मानसिकता को बदलना होता है। अगला है सही बनाम गलत, मतलब राइट वर्सेस रॉन्ग। प्रसार कार्य का परम एवं प्रमुख है लोगों के विचार, व्यवहार और ज्ञान में परिवर्तन लाना। इसमें क्या होता है, उनके रहन सहन व जीवन स्तर को सुधारना, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, रोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करना। परंतु ये कार्य इतना आसान नहीं होता है। प्रसार कार्यकर्ता जिन विद्यार्थियों से ग्रामीणों को नवीन सूचना, विचार, तथ्य की जानकारी देता है, उसी के अनुसार ग्रामीण जनता उसे स्वीकारती अथवा नकारती है। यदि नवीन संदेशों को सही ढंग से ग्रामीण लोगों तक नहीं पहुंचाया जाए तो वे उसे सही ढंग से नहीं समझ पाते कि हम किस तरीके से लोगों के पास से मैसेज कन्वे करते हैं, हमारा मैसेज कन्वे करने का तरीका कैसा है। उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण जो लोग हैं वो स्वरोजगार अपनाने के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करें। अगला है सूचना के संचार में प्रतिपुष्टि का प्रभाव। शिक्षा की सफलता के लिए प्रभावशाली संचार का होना आवश्यक है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। चाहे शिक्षा स्कूल में दी जाए अथवा कॉलेज में, प्रतिपुष्टि ही यह जाना जाता है कि वह कितना उपयोगी है। मैंने आपको बताया कि मैं आपको कोई मैसेज दे रही हूँ, कोई लेक्चर दे रही हूँ या कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ, तो वो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जब मैं किसी भी विधि के द्वारा ये पता कर लेती हूँ कि ये चीज़ आपको इतनी % समझ में आई है, तो उसे हम कहते हैं फीडबैक, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हो, चाहे स्कूल हो, चाहे विद्यालय हो, कहीं पर भी हम जाएं तो हमें प्रतिपुष्टि होना ज़रूरी होता है।
शोधों से ही ज्ञात हुआ है कि विभिन्न संचार माध्यमों से सूचनाएं प्रसारित की जाती है, परंतु हर एक सूचना माध्यम उतना प्रभावशाली नहीं होता तथा उसका उतना अधिक अच्छा परिणाम भी नहीं मिलता है। मौखिक रूप से सुनी गई बातें हम जल्दी भूल जाते हैं, जबकि दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब ऑडियो विजुअल का प्रभाव ज़्यादा दिनों तक रहता है। समझ में आई ये चीज़ कि अगर हम सिर्फ और सुनने वाली ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं तो हमारे अंदर मतलब उस चीज़ को इनहेल करने की या गेन करने की क्षमता कम होती है, लेकिन अगर हम ऑडियो विजुअल ऐड को लेते हैं तो हमारे अंदर सुनने की जो क्षमता है या याद रखने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया संचार में प्रतिपुष्टि का प्रभाव। अब चलो हमारा आता है नेक्स्ट, संचार में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन। देखो, संचार एक प्रक्रिया है जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्रमबद्ध ढंग से की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि संचार में एक चेन होती है, उस चेन को हम नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले संचारक आता है, संचारक के बाद मैसेज आता है, मैसेज के बाद चैनल आता है, चैनल के बाद श्रोता होता है और श्रोता के बाद फीडबैक आता है। तो ये एक चेन होती है और इसी चेन में हमेशा संचार प्रक्रिया चलती है। यदि इस प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी स्तर पर बाधा उत्पन्न हो जाती है तो संचार प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तथा संचार ठीक ढंग से संपन्न नहीं हो पाता है। संचार के लिए वक्ता, श्रोता, संदेश और संचार माध्यम का होना जरूरी होता है। तो देखो, जो संचार प्रक्रिया के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण चरण आते हैं, भावाभिव्यक्ति, व्याख्या करना और अनुक्रिया। वक्ता अपने संदेश को श्रोता तक भेजने से पहले उसका उपचार करता है, मतलब उसे श्रोता को समझने वाली भाषा में कन्वर्ट करता है, उसे स्पष्ट, सरल, सहज जो है तथा समझने लायक बनाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि यदि संचारक को विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है तो भी संचार प्रक्रिया सफल नहीं हो पाती है। अगला है मुख्य समस्याएं जो है वो कम्युनिकेशन में क्या क्या आती है। तो सबसे पहली है देखो, हर एक स्तर पर समस्याएं आती है, संचारक के स्तर पे भी आती है, माध्यम के स्तर पे भी आती है और श्रोता के स्तर पे भी आती है। तो हम यहाँ पे एक एक के स्तर पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ रही है संचारक के स्तर पे क्या क्या समस्याएं आती है। संचारक जब अपनी बात, विचार, तथ्य, सूचनाओं और अनुसंधानों को प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचा पाता है तब संचार में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। संचारक से संबंधित संचार प्रक्रिया की निम्नलिखित समस्याएं होती है। तो पहली है इसमें संचार प्रक्रिया की गलत अवधारणा। ग्रामीण विकास में सफल संचार कार्यक्रम न केवल एक इकाई मात्र है बल्कि यह इकाइयों की क्रमवार श्रृंखला है। अभी जैसे आपको बताया, संचार जो है उसे हम एक एक यूनिट में लेके नहीं चल सकते हैं, ये बहुत सारी यूनिट्स का चयन होती है जिसे संचारक को समझना अत्यंत ही आवश्यक होता है। संचारक संदेश को लेते समय अक्सर यह गलती कर बैठता है कि वह जो बातें बताने जा रहा है क्या उससे कुछ ही लोग, वर्ग, जाति या संप्रदाय को लाभ होगा अथवा उससे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे। कि हम जब भी संचार प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं तो हमें पता रहना चाहिए कि ये जो मैसेज है इससे कौन कौन से ग्रुप को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगला है सांस्कृतिक मूल्य एवं सामाजिक संगठन। संचार के निर्धारक तत्व जो होते हैं, सांस्कृतिक मूल्य तथा सामाजिक संगठन, इन्हें ध्यान में रखते हुए ही प्राप्तकर्ता अपने संदेश देना चाहिए। इसलिए संचारक को श्रोता, प्राप्तकर्ता के सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक संगठन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि उसे श्रोताओं के सांस्कृतिक मूल्य, अवधारणा, रूढ़ियाँ, परंपरा और रीति रिवाज आदि के बारे में पूरा जानकारी नहीं हो सकता है तो संदेश देते समय संचारक के मुँह से ऐसी बातें निकल जाती है जो उनको दिल पे छू जाती है। तो हमें उनके सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक संगठन का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगला है संचारक का असंगठित प्रयास। एक संचारक को अपनी बातें सरल, स्पष्ट तथा क्रमबद्ध ढंग से श्रोता को बताना
चाहिए। जटिल या घुमा फिरा कर कही जाने वाली बातें जो होती है वो श्रोता को समझ में नहीं आती है, तो इसलिए जो भी बात करनी है उसे सही स्पष्ट बताना चाहिए। अगला है प्रतिकूल वातावरण। संचार देने से पूर्व संचारक द्वारा अनुकूल वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए सभा स्थल का ठीक ढंग से चयन करने के साथ ही उनके बैठने के लिए आरामदायक कुर्सियाँ, ठीक है, हवा की पूरी व्यवस्था, पानी की पूरी व्यवस्था आदि को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी एक संचार प्रक्रिया सफल हो पाती है। अगर भौतिक सुविधाएं प्रॉपर नहीं होती हैं तो जो रिसीवर होता है उनका बार बार ध्यान डाइवर्ट होता है, इस कारण वो जो संदेश हम देना चाहते हैं उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अगला सामाजिक उत्तरदायित्व का स्तर। संचारक को श्रोता के प्रति रुचि होनी चाहिए तथा अपने कार्य पूर्ण निष्ठा एवं लगन से करने चाहिए। मतलब जो श्रोता होता है, संचारक होता है, उसको श्रोता के प्रति रुचि होनी चाहिए कि समझे कि वो जो बातें कर रहा है वो श्रोता के लिए लाभदायी है या उपयोगी है, तभी उसे श्रोता तक पहुंचाने में पूरा जोर देगा। संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। हर इंसान में कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती है। संचारक को यदि संचार कौशल का ज्ञान नहीं है तो लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। वह सही उच्चारण नहीं कर पाता है, वाक्पटु नहीं होते, बोलते समय हकलाते हैं अथवा तुतलाता है, सही एक वाक्य भी नहीं बोल सकता, तो संचार प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाती है। अगला विषय का संपूर्ण ज्ञान। अगर संचारक को विषय वस्तु का पूरा ज्ञान होता है तभी संचार प्रक्रिया सफल होती है। अब दूसरा आ रहा है संदेश प्रेषण के संबंध में। देखो अभी तो हमने पढ़ा संचारक के प्रेषण में, अब आ रहा है संदेश के प्रेषण में। संदेश में देखो, संदेश को श्रोता तक भेजते समय भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जिसे हम सामान्यतः कोलाहल कहते हैं। अब देखो माध्यम का गलत ढंग से चयन। अगर हम संदेश को लेते हैं तो संदेश के देखो माध्यम का गलत ढंग से चयन। सभी माध्यम की अपनी अलग अलग विशेषताएं, धर्म, गुण होते हैं, अतः माध्यम का चयन हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, लाभ, हानि, सीमाएं, अतः इसका चयन हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, अन्यथा संदेश श्रोता तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाता। यदि संचारक को, देखो उदाहरण दे रखा है, यदि संचारक को LCD अथवा फिल्म शो के माध्यम से बातें बताना चाह रहा है परंतु ठीक उसी समय बिजली चली जाए, तब जो संदेश दिया जा रहा है अथवा इन उपकरणों के तकनीकी में खराबी आ जाए तो संचारक जो संदेश श्रोता तक देना चाहता है वो ठीक ढंग से नहीं दे पाएगा। अगला है माध्यम का गलत ढंग से प्रयोग। इसमें देखो नवीन युग तकनीकी युग है जिसमें नित्य प्रति नवीन आविष्कार हो रहे हैं तथा अत्याधुनिक संचार साधनों का विकास एवं प्रयोग हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पल भर में समाचार विश्व के कोने कोने तक पहुंच जाता है, परंतु संचारक को इसका प्रयोग करना आना चाहिए। यदि संचार साधनों का ढंग से प्रयोग करना संचारक को नहीं आता है तो संदेश श्रोता तक नहीं पहुंच पाता है कि या संचार में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगला है एक साथ बहुत सारे अपर्याप्त माध्यमों का प्रयोग। अगर हम एक साथ बहुत सारे माध्यमों का प्रयोग कर लेते हैं तो उन सभी माध्यमों को एक साथ हैंडल करना आसान नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं जो संचारक होता है वो अक्षम हो जाता है और उसकी कार्य कुशलता नहीं दिखाई देती है, तो कोलाहल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो संदेश श्रोता तक नहीं पहुंच पाता है। तीसरा आ रहा है प्राप्तकर्ता से संबंधित। देखो क्या क्या समस्याएं एक संचार प्रेषित करने में आ सकती है। तो पहला है एक रूपता की समस्या।
कोलाहल के शिक्षण स्तर, ज्ञान, कार्य कुशलता, रहन सहन के स्तर, बुद्धि, चातुर्य आदि में निजी अधिक एकरूपता और समानता होती है। संचार प्रक्रिया उतनी ही अधिक प्रभावी होती है, मगर श्रोताओं का सामाजिक तथा शिक्षण स्तर समान नहीं होता है, अतः संचार प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाती है। अगला है सहयोग तथा सहभागिता की समस्या। जब तक श्रोता कार्यक्रम में सहयोग नहीं करता है या रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, तब तक संचार प्रक्रिया सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि जो हम चीज़ें बताने जा रहे हैं वो हम श्रोता के लिए ही बताने चाह रहे हैं। अगर श्रोता ही रुचि प्रदर्शित नहीं करता और श्रोता ही साथ नहीं देता है, तो जो संचार प्रक्रिया है वो सफल नहीं हो पाती है। श्रोताओं का ध्यान आकर्षण। संचारक जब व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके बातें बनाता है या इसके लिए जब श्रोता से मिलता है, तब तो संचार के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन समूह संपर्क या जन संपर्क में यह जो संभावना है वो काफ़ी घट जाती है। मतलब जो संचारक होता है उसका श्रोताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना आना चाहिए। अगर संचारक जो होता है वो श्रोता से इंडिविजुअली मिलता है, पर्सनली मिलता है, तो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित हो कर लेता है। संचारक के प्रति श्रोता की अभिवृत्ति। जो संचारक होता है उसमें श्रोता जितना अधिक विश्वास रखता है, संचार प्रक्रिया उतनी ही अधिक सफल होती है। वह जानता है कि संचारक उसे हित की बात ही बताएगा, उसका बुरा नहीं चाहेगा। अगला है पूर्वानुभव। मतलब जो पहले के एक्सपीरियंस है उसके बेस पर हम संचार प्रक्रिया करते। व्यक्तिगत के जीवन के पूर्वानुभव ही उसे कुछ करने अथवा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पूर्वानुभव यदि सुखद तथा उपयोगी होते हैं तो लोग नवीन विचार, तथ्य, तकनीकों एवं उपकरणों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। इसके ठीक विपरीत यदि श्रोता के पूर्वानुमान कटु और दुखद रहे हों तो नवीन संदेशों को ग्रहण नहीं कर पाता है। मतलब पूर्व जो अनुभव होते हैं उन्हीं के आधार पे वो अपने बच्चों को छोड़ पाते हैं या उन्हीं के आधार पे वो नई चीज़ें बच्चों को बताने देते हैं। तो ये हमारा जो कम्युनिकेशन है वो पूरा हो चुका है।